नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डीकंस्ट्रक्ट अ वेरी यूनिक एंड पावरफुल टेक्स्ट। आज हम जिस वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है बल्कि डिसेबिलिटी स्टडीज की फील्ड में एक लैंडमार्क टेक्स्ट माना जाता है। द टाइटल ऑफ दिस वर्क इज हेलेन एंड फ्रेडा बाय एन फिंगर। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने हेलेन केलर और फ्रीडा कालो के बारे में जरूर सुना होगा। बट हिस्ट्री ने इन्हें कैसे पेंट किया है, एक को सेंट बना दिया है और दूसरे को ट्रैजिक विक्टिम। एन फिंगर इस नैरेटिव को चैलेंज करती है। सो ओपन योर नोटबुक्स एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ द बुक। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। एन फिंगर की ये शॉर्ट स्टोरी ओरिजिनली समर 1994 में पब्लिश हुई थी, एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी जर्नल में जिसका नाम है द केनियन रिव्यू। नाउ व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों 1990s का जो टाइम था वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविज्म के लिए बहुत ही गोल्डन एरा था। जस्ट अ फ्यू इयर्स बिफोर दिस स्टोरी पब्लिश्ड 1990 में अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास हुआ था। एकेडमिक सर्कल्स में फाइनली ये रियलाइज किया जा रहा था कि डिसेबिलिटी सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक आइडेंटिटी और सोशल इशू भी है। इस स्टोरी की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब लेनार्ड जे डेविस ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग एंथोलॉजी दी, द डिसेबिलिटी स्टडीज रीडर, जिसको कि 1997 में कंपाइल किया गया था, तो हेलेन एंड फ्रेडा वाज द सोल फिक्शनल एंट्री। यानी बाकी सब थ्योरेटिकल एसेस थे, पर ये एक लौती फिक्शनल स्टोरी थी। इसका मतलब साफ है, फिक्शन स्पेसिफिकली हिस्ट्री को री इमेजिन करना होता है, एक जरूरी टूल है जो कि टू डिसमेंटल द हेगेमनी ऑफ नॉर्मेल्सी। हेगेमनी ऑफ नॉर्मेल्सी का मतलब है वो सिस्टम जो नॉर्मल बॉडी को सुपीरियर और डिसेबल्ड बॉडी को इंफीरियर मानता है। थोड़ा ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। एन फिंगर खुद एक पोलियो सर्वाइवर है और एक एक्टिविस्ट है। उनके फेमस वर्क्स में पास ड्यू और एलिगी फॉर अ डिसीज शामिल है। इस स्टोरी में फिंगर एसेंशियली आर्काइव्स में इंटरवेंशन कर रही हैं। शी इज एंटरिंग द हिस्ट्री बुक्स एंड रीराइटिंग द लाइव्स ऑफ टू आइकॉनिक वुमेन, हेलेन केलर एंड फ्रीडा कालो। अब आप सोचेंगे व्हाई दीज टू, क्योंकि ये दोनों 20th सेंचुरी की सबसे विजिबल डिसेबल्ड फिगर थी, लेकिन इनकी इमेज को सोसाइटी ने सेंटेनराइज कर दिया था। हेलेन केलर को एक एसेक्सुअल सेंट बना दिया गया था, एक ऐसी देवी जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम किया। इस प्रोसेस में उनकी रेडिकल सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को छुपा दिया गया। दूसरी तरफ फ्रीडा कालो को एक ट्रैजिक एक्सोटिक फिगर बना दिया गया। उनके फिजिकल पेन को फेटिशाइज किया गया, पर उनकी इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एजेंसी को इग्नोर कर दिया गया। फिंगर यहाँ स्पेकुलेटिव हिस्ट्री का यूज करती हैं। वो एक फिक्शनल मीटिंग क्रिएट करती है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, ताकि इन दोनों को एबिलिस्ट हिस्टोग्राफी की सेफ कीपिंग से आजाद किया जा सके। ये स्टोरी बाद में एन फिंगर की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कॉल मी अहाब का हिस्सा बनी। टाइटल से ही आप समझ सकते हैं, कैप्टन अहाब जो मॉबी डिक का कैरेक्टर है, उसे यूजुअली एक ऑब्सेस्ड मैडमैन की तरह देखा जाता है। फिंगर उसे रिक्लेम करती है। इसी तरह हेलेन एंड फ्रेडा में फिंगर नैरेटिव प्रोस्थेसिस को चैलेंज करती है। नैरेटिव प्रोस्थेसिस वो टेंडेंसी है जहां लिटरेचर में डिसेबिलिटी को सिर्फ एक मेटाफर या फिर प्लॉट की तरीके से यूज किया जाता है। फिंगर का गोल है मेडिकल गेज को हटाना और क्रिप गेज को स्टैब्लिश करना। मेडिकल केस वो नजर है जो डिसेबल्ड बॉडी को सिर्फ क्योर करना चाहती है, उसे ठीक करना चाहती है। क्रिप गेज सेंटर्स ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस, द फिनोमेनोलॉजिकल एंड इरोटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। ये नजरिया बॉडी को ब्रोकन नहीं बल्कि यूनिक मानता है। सो इन समरी, दिस टेक्स्ट इज अ काउंटर नैरेटिव। ये हिस्ट्री, सिनेमा और सोसाइटी के उस लेंस को तोड़ता है जो डिसेबल्ड लोगों को सिर्फ बेचारा या इंस्पिरेशनल समझने को दिखाता है। सो फ्रेंड्स, this was the context behind the book. It sets the stage for the powerful imagery we are about to see inside the story. एन फिंगर ने ये स्टोरी का स्ट्रक्चर बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। शी यूजेज अ टेक्निक कॉल सोमैटिक एंकर। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड। बिफोर वी फ्लाई इनटू फैंटेसी ऑफ हेलेन एंड फ्रेडा, द ऑथर एंकर्स अस इन द फिजिकल रियलिटी ऑफ अ डिसेबल्ड बॉडी। लेट्स ब्रेक डाउन दिस आर्किटेक्चर इनटू फोर की पार्ट्स। सीन ओपन होता है एक फार्म हाउस में जो अपस्टेट न्यूयॉर्क में है। नरेटर कौन है? एक 9 साल की बच्ची। दोस्तों यहाँ सेटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कोई महल या फिर फेरी हाउस नहीं है। द नरेटर डिस्क्राइब स्लोपिंग फ्लोर्स, यानी ढलान वाले फर्श और एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है वो काउच जिस पर नरेटर लेटी हुई है। नरेटर बताती है कि उसकी माँ ने इस काउच को कवर किया था विद फैब्रिक रेमिनेंट्स फ्रॉम अ वूल्सवर्थ बिन।
उस बिन पर लिखा था बार्गेन्स, 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 रेमनेंट्स प्राइस्ड एज मार्क। यहाँ रेमनेंट्स वर्ड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो की मतलब दिखाता है। एक तो इकोनॉमिक रियलिटी को, ये दिखाता है कि नरेटर की फैमिली वेल्दी नहीं है, वो बॉर्जवा पालावर या अमीरों की फिजूल बातों से काफी दूर है। और एक ये मेटाफर फॉर डिसेबिलिटी भी है। जैसे वो काउच बचे कुचे टुकड़ों से बना है, वैसे ही नरेटर को फील होता है कि सोसाइटी उसकी डिसेबिलिटी को डैमेज या रेमिनेंट मानती है। वो घर पर अकेली है, जबकि बाकी सब स्कूल या काम पर गए हैं। दिस शोज हर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिविटी। यानी वो दुनिया जो सिर्फ काम और प्रॉफिट की भाषा को समझती है, उससे वो काफी अलग है। अब आते हैं स्टोरी के सेंट्रल ऑब्जेक्ट पर, द प्लास्टर कास्ट। नरेटर की सर्जरी हुई है और उसका पैर एक भारी प्लास्टर कास्ट में कैद है। यूजुअली हम कास्ट को एक लिमिट की तरह देखते हैं जो हमें चलने से रोकता है, लेकिन एन फिंगर यहाँ एक ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्मेशन करती है कि कास्ट सिर्फ इमोबिलाइजेशन की जगह नहीं है, ये उसकी इमेजिनेशन का सोर्स बन जाता है। टेक्स्ट में एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन है। जो प्लास्टर उसके पैर पर लगा है, वही आगे चलकर उसकी इमेजिनरी मूवी में प्लास्टर बालकनी बन जाता है। समझ रहे हैं आप? द कांस्टेंट बिकम्स द क्रिएशन। जो मेडिकल गेज यानी डॉक्टर की नजर ने उस पर थोपा था टू करेक्ट हर बॉडी, उसने उसी को अपना कैमरा स्टैंड बना लिया। शी टर्न्स हर कन्फाइनमेंट इनटू अ प्लेटफॉर्म आर्ट। सो ये बच्ची काउच पर लेटकर कर क्या रही है? शी इज वॉचिंग द $1 million मूवी शो ऑन टीवी, specifically the film Singing in the Rain. As she watches Jen Kelly and Donald O'Connor, वो बस एंजॉय नहीं कर रही, वो एनालाइज कर रही है। शी नोटिसेस द आर्टिफाइस यानी बनावट। वो देखती है कि जब एक्टर दीवार पर दौड़ता है तो पीछे पेंटेड बैकड्रॉप है और कारपेंटर्स ने बोर्ड्स पकड़ रखे हैं। ये मोमेंट एपिफेनी है। नरेटर रियलाइज करती है कि हॉलीवुड की जो परफेक्ट वर्ल्ड है, जहाँ सबके बॉडीज नॉर्मल है, सबकी वेस्ट पतली है, वो सब नकली है। इट इज अ कंस्ट्रक्शन। और अगर वो दुनिया नकली है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। नरेटर डिसाइड करती है दिस इजंट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मूवीज वेयर दे पुट देयर वर्ड्स इनटू आवर माउथ्स। वो डिसेबिलिटीज विपी जॉनरा को रिजेक्ट करती है, वो मूवीज जहां लोगों को बेचारा दिखाया जाता है। शी डिसाइड्स टू बिकम ऑट्योर यानी कि डायरेक्टर ऑफ हर ओन स्टोरी। फाइनली हम देखते हैं नरेटर की वॉइस में शिफ्ट आता है। हालांकि वो 9 साल की बच्ची है, लेकिन बीच बीच में उसकी आवाज चेंज होती है। टेक्स्ट कहता है आई एम ग्रोन अप सडनली 18 और 35। ये टेम्पोरल इंस्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगर यहाँ बच्चे की रॉ सेंसरी परसेप्शन को एडल्ट राइटर की पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ मर्ज कर रही है। सडनली वो बच्ची पेशेंट नहीं रहती, वो कमांड देती है प्लेसेस प्लीज, क्वाइट ऑन द सेट स्पीड। उसने अपने टीवी रूम को एक फिल्म सेट में बदल दिया। बाय डूइंग दिस शी रिक्लेम्स द पोजीशन ऑफ द इनवैलिड। सोसाइटी सोचती है जो बीमार है वो पैसिव होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। एन फिंगर कहती है नहीं, द गर्ल ऑन द काउच इज वन इन कंट्रोल, शी इज द डायरेक्टर। सो वी हैव सेट द स्टेज, द डायरेक्टर इज रेडी, द कैमरा इज रोलिंग। अब हम एंटर करते हैं उस मूवी के अंदर जो ये बच्ची अपने दिमाग में बना रही है। द मूवी नेम्ड एज हेलेन एंड फ्रेडा। फिल्म ओपन होती है एक वेरांडा पर, हवा चल रही है। हेलेन और फ्रेडा एक बॉल स्टेड यानी कटघरे के पास खड़ी हैं, जो कार्व स्टोन का लगता है। लेकिन नरेटर रिवील करती है कि एक्चुअली वो प्लास्टर का बना हुआ है। ये प्लास्टर वही सेम मटेरियल है जो नरेटर के टूटे हुए पैर पर लगा हुआ है। मतलब कि ये दिखाता है कि फिल्म की दुनिया फ्रिगाइल है, एक कंस्ट्रक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नरेटर क्लियर कर देती है कि हेलेन का रोल पैटी ड्यूक नहीं प्ले करेंगी। पैटी ड्यूक वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने फेमस मूवी द मिराकल वर्कर में हेलेन का रोल प्ले किया था। नरेटर कहती है नो मिराकल वर्कर वाइल्ड चाइल्ड टू स्पंकी रेबल। क्यों? क्योंकि द मिराकल वर्कर वही खत्म हो जाती है जब हेलेन वाटर बोलना सीखती है। वो हेलेन को हमेशा के लिए बच्चा बना देती है। हमारी फिल्म वहां से शुरू होती है जहां बायोपिक खत्म होती है विद एन एडल्ट हेलेन हु हैज डिजायर्स। सीन कट होता है और हम पॉलिटिकल मॉन्टेज में एंटर करते हैं जहाँ नरेटर हिस्ट्री को रीराइट करती है ताकि हेलेन और फ्रीडा का ट्रांजिशनल क्रिप अलायंस दिखा सके। हम 1912 में हैं, लिटिल फॉल्स न्यूयॉर्क के अंदर। टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है। असली हिस्ट्री में फ्रीडा उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी और मेक्सिको में थी, लेकिन इस मूवी में शी इज अ ग्रोन वुमेन चीयरिंग अलोंग विद द स्ट्राइकर्स। वहां बिग बिल हेवुड खड़े हैं जो IWW के यूनियन लीडर है। वो हवा में एक चेक को हिला रहे हैं जो हेलेन केलर ने भेजा है।
ये फैक्ट है दोस्तों। हेलेन केलर वाज अ रेडिकल सोशलिस्ट। नरेटर बस फ्रीडा को सीन में इंसर्ट कर रही है टू शो दैट देयर डिसेबिलिटी एंड देयर क्लास स्ट्रगल वाज कनेक्टेड। तुरंत बाद सीन जंप करता है 1932 में। हेलेन फ्रेडा और डीगो रिवेरा डिट्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स की छत पर है एक सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। अब आप सोचेंगे कि हेलेन तो ब्लाइंड है, वो एक्लिप्स कैसे देखेगी? नरेटर कहती है हेलेन कैन नॉट सी द एक्लिप्स, nonetheless can experience the same with the chill of night descending। वो हवा में ठंडक और बर्ड्स की आवाज से एक्लिप्स को महसूस कर सकती है। ये सीन ऑक्यूलर सेंटरिज्म यानी सिर्फ आंखों से देखना ही सच है इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। अब आते हैं स्टोरी के सबसे ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स सीन पर। हेलेन डीफ ब्लाइंड है तो फ्रीडा उससे कम्युनिकेट करने के लिए उसकी हथेली पर, उसके पाम्स पर फिंगर से लिखती है। लेकिन ये नॉर्मल बातचीत नहीं है, इट्स अ हैप्टिक नैरेटिव। फ्रीडा को जे और जेड लेटर्स यूज करने में बड़ा मजा आता है। वाई? क्योंकि जे लिखने में एक हुकिंग मोशन होता है और जेड लिखने में एक जिगजैग मोशन होता है जो स्किन पर गुदगुदी यानी सेंसेशन करता है। वो ऐसे वर्ड्स ढूंढती है जिसमें ये लेटर हो, जैसे जीबू, जेब्रा, जेबग्लियोन मतलब ये एक इटालियन डेजर्ट है, और जे से कुछ जैम, जावा, जूनिपर। फिंगर यहाँ ये कहना चाहती है कि लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, लैंग्वेज एक फिजिकल प्लेजर भी है। दिस eroticizes द मैनुअल अल्फाबेट्स। सीन शिफ्ट होता है एक फैंसी पार्टी के अंदर। यहाँ लोग हेलेन को एक सेंट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसकी आत्मा की बातें कर रहे हैं, पर उनकी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं। और फ्रीडा को एक एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट की तरीके से देख रहे हैं। फ्रीडा गेट्स बोर्ड, वो हेलेन का हाथ पकड़ती है और उन्हें बाहर ले जाती है। सडनली सेटिंग मैजिकली चेंज हो जाती है। पार्टी गायब और वो एक ब्यूटीफुल जंगल में आ जाते हैं। जंगल यहाँ सब कॉन्शियस फ्रीडम का सिंबल है। यहाँ सोसाइटी के रूल्स कि डिसेबल्ड लोगों को एसेक्सुअल होना चाहिए अप्लाई नहीं होते। एंड हियर इज द क्लाइमेक्स, हेलेन एंड फ्रीडा केसेस। नरेटर इसे कैसे डिस्क्राइब करती है ध्यान से सुनिए। वो कहती है हेलेन्स टंग प्रॉब्स इनटू फ्रीडाज माउथ, नॉट सो सच इंटरेस्टेड इन गिविंग प्लेजर एज इन फाइंडिंग एन आंसर। हेलेन की टंग यहाँ सिर्फ रोमांस के लिए नहीं है, वो एक एपिस्टेमोलॉजिकल टूल है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब नोइंग। क्योंकि हेलेन देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उनका माउथ ही दुनिया को जानने का जरिया है। वो किसके थ्रू ढूंढ रही हैं, क्या कोई और भी उनके जैसा है? इट्स अ डेस्परेट सर्च फॉर कनेक्शन। लेकिन दोस्तों एन फिंगर इस फैंटेसी को परफेक्ट नहीं रहने देती। वो बीच बीच में इंटरप्शंस डालती हैं। क्यों? टू क्रिटिक हर ओन राइटिंग। सडनली डॉलरेस डेल रियो, जो उस जमाने की फेमस मैक्सिकन एक्ट्रेस थी, फिल्म के सेट पर घुस आती हैं। वो चिल्लाती हैं लैटिन नेचर, हु रोट दिस शिट। वो गुस्सा है कि स्क्रिप्ट में फ्रीडा को ट्रॉपिकलाइज किया जा रहा है, यानी उन्हें बस एक पैशनेट लेटिना बनाया जा रहा है। फिंगर जो कि एक वाइट अमेरिकन राइटर है, यहाँ खुद को चेक कर रही हैं। शी इज एडमिटिंग कि किसी और कल्चर यानी कि मैक्सिकन को रिप्रेजेंट करते वक्त स्टीरियोटाइप्स का डर रहता है। फिर ऑडियंस में से एक एंग्री वुमन खड़ी होती है। वो हेलेन के कैरेक्टर पर चिल्लाती है, पेशेंटली, व्हाट द फक आर यू टेलिंग अबाउट पेशेंटली। वो कहती हैं यू कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन पेशेंस एंड पावरलेसनेस। ये डायलॉग बहुत ही पावरफुल है। ऑफन डिसेबल लोगों को पेशेंट यानी धैर्य रखने वाला कहा जाता है। वो वेट करते हैं, बट एक्चुअली वो पावरलेस होते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें वेट करवाता है। फाइनली इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस का वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नरेटर के लिए वो संभालना मुश्किल हो जाता है। द सेक्सुअल इंटेंसिटी, द पॉलिटिकल एंगर, it becomes too much. Narrator shout stop and she decided to turn the screen to snow. ये snow एक टाइप का white noise है। It represents the limit of imagination. But remember, returning to the couch doesn't mean defeat. She returns with a new vision. So friends, this was the complete breakdown of film Imagine. इसके बाद हम थीम्स पर आते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी के डीपर मीनिंग्स क्या है। सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट इस स्टोरी में दो नजरियों के बीच में है, द मेडिकल गेज वर्सेस द क्रिप गेज। माइकल फोकॉल्ट जो एक फेमस फिलोसफर है, उन्होंने मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वो नजर है जो बॉडी को सिर्फ एक स्पेसिमेन या बीमारी की तरीके से देखती है। नरेटर के पैर जो प्लास्टर कास्ट में है, वो इसी मेडिकल गेज का सिंबल है। लेकिन एन फिंगर इसे पलट देती है। शी इंट्रोड्यूसेस द क्रिप गेज। टेक्स्ट में लिखा है कि कैमरा हेलेन के चेहरे पर लिंगर्स लविंगली।
सोचिए, यूजुअली मूवीज में ब्लाइंड वुमेन को कैसे दिखाया जाता है। लाइक विद इन द मूवी वेट अंटिल डार्क, जहां वो बेचारी विक्टिम होती है जिन पर हमें तरस आता है। लेकिन फिंगर का कैमरा हेलन को डिजायर और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दिखाता है। हेलन का चेहरा अरेंज नहीं किया गया है कंजप्शन के लिए, क्योंकि वो खुद को मिरर में नहीं देखती। शी इज ऑथेंटिक। दिस इज क्रिप गेज लुकिंग एट डिसेबिलिटी नॉट एज अ ट्रेजेडी बट एज अ साइट ऑफ ब्यूटी एंड पावर। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है क्रिप टाइम का। हमने देखा कि कैसे नरेटर 1912 और 1932 को मिक्स कर देती है जैसे मार्बल केक का कोई बैटर हो। डिसेबिलिटी थ्योरिस्ट एलिसन काफर कहती है कि डिसेबल्ड लोगों का वक्त एबल बॉडीड लोगों से अलग चलता है। कभी सर्जरीज की वजह से रुकावट, कभी एक्सेस न मिलने की वजह से वेट करना। फिंगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लीनियर हिस्ट्री को रिजेक्ट करती है। वो कहती है सॉलिडारिटी एंड थीमेटिक कनेक्शन डेट से ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो हेलेन और फ्रीडा को अलग अलग डिकेट्स के साथ उठाकर एक साथ लेकर आती हैं। तीसरा थीम है द पॉलिटिक्स ऑफ टच का। याद है आपको वो सीन जहां फ्रीडा हेलेन के हाथ में जे और जेड लेटर्स के वर्ड्स को लिखती है। फिंगर सजेस्ट करती हैं टैक्टिकल पोएटिक्स को। भाषा सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए भी है। वो इस कम्युनिकेशन को इरोटिसाइज करती हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का तरीका नहीं है, ये एक हैप्टिक नैरेटिव है। एक ऐसी कहानी जो टच के थ्रू कन्वे होती है। ये डिसेबल्ड बॉडी को एक एस्थेटिक प्रोडक्शन का सोर्स बनाती है। फाइनली हम स्टोरी के एंडिंग पर आते हैं। इतनी इंटेंस फैंटेसी के बाद नरेटर चिल्लाती है स्टॉप, और स्क्रीन पर स्नो आ जाती है। स्नो यहाँ एनालॉग टीवी के स्टैटिक को रेफर करता है, जब सिग्नल चला जाता है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये एंडिंग रिफ्यूजल ऑफ क्लोजर है। एन फिंगर हमें कोई झूठा हैप्पी एंडिंग नहीं देना चाहती। वो जानती हैं कि जिस दुनिया में हेलेन और फ्रेडा पूरी तरीके से आजाद हो, वो दुनिया अभी फुल्ली एग्जिस्ट नहीं करती है। नरेटर वापस अपने काउच पर आ जाती है, लेकिन कुछ बदल गया है। उनका परसेप्शन शिफ्ट हो चुका है। शी नाउ अंडरस्टैंड दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज आर नॉट वीक, और उनकी कहानियां एग्जिस्ट करती हैं, बस उन्हें चुरा लिया गया है। वो स्टैटिक या स्नो वो खाली जगह है जहां अगली कहानी लिखी जानी है, शायद आपके द्वारा, हमारे द्वारा, या किसी और रीडर के द्वारा। सो दैट वाज हेलेन एंड फ्रीडा बाय एन फिंगर। ये स्टोरी हमें चैलेंज करती है कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं और बॉडीज को कैसे देखते हैं। इट इज अ मैनिफेस्टो फॉर अ न्यू वे ऑफ सीइंग थिंग्स। आई होप इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन ने आपको इस कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डीप डाइव लेक्चर्स के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।